नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सिख गुरु यानी कि सिखिज्म के बारे में। ठीक है, तो जो 10 इंपॉर्टेंट सिख गुरुज थे उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज watch this video until the last second। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी आपको मालूम चल जाएगा कि सिखिज्म में जो शुरुआत की थी सिख धर्म की, तो सिख धर्म की शुरुआत की थी गुरु नानक साहब ने। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की इस्टेब्लिशमेंट की थी। और टोटल जो है 10 गुरु हुआ करते थे सिख धर्म में। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु थे। इन 10 गुरु के नाम मैं आपको बारी बारी करके बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी यूपीएससी, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिल थाम कर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, बिना किसी देरी किए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सिखिज्म। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिखिज्म ही एक जो है रिलीजन था। ठीक है, जैसे हिंदू रिलीजन है, बुद्धिस्ट रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन है, वैसे सिखिज्म एक रिलीजन है जिसका फाउंडेशन किया था गुरु नानक ने। ठीक है, गुरु नानक जिनका जन्म हुआ था पंजाब में। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 में। ये 1469 तब का 1469 है जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा एक प्रोविंस हुआ करता था, जिसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तब कोई यहां पर ब्रिटिशर्स नहीं आए हुए थे। आपको पता है कि 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, हाँ, पोर्तुगीज जो एक ट्रैवलर था, वो आ गया था इंडिया में। ठीक है, उसको इंडिया का सी रूट मिल गया था। उससे पहले कोई भी ब्रिटिशर्स, कोई भी जो है यूरोपियन कंट्री का कोई भी मेंबर इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाया। और उस समय तक इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इंडिया के पास इनमर्स वेल्थ था, यानी कि अपार संपत्ति थी। क्योंकि यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो सरभूमि है, यहाँ पे खनिज पदार्थ, मिनरल्स इतनी एबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं कि अगर खोदा जाए तो सोने के ऐसे 10 क्या लाखों करोड़ों महल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में जो है पॉलिटिक्स चलती है, और पॉलिटिक्स चलती है जिससे कि जो एक अमीर वर्ग है वो पूरी गवर्नमेंट चलाता है, जिससे कि अमीर अमीर रहता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। तो खैर, ये मुद्दे की बात नहीं है, हमारा टॉपिक है सिखिज्म। तो मैं बता रहा था कि सिखिज्म जो रिलीजन है इसकी स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, पंजाब में इनका जन्म होता है। 1469 एडी में इनका जन्म होता है। पंजाब, उस समय का पंजाब जो है, अभी हम करंट में देखेंगे तो आधा पंजाब हमको पाकिस्तान में देखने को मिलता है और आधा पंजाब हमें इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं, उस समय पूरा प्रोविंस एक था। तो ठीक है, तो उस समय जो पूरा प्रोविंस जब एक था, तो आज के हिसाब से अगर देखें तो आज के हिसाब से इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के एक टाउन है, वहां पर तलवंडी नाम की जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ननकाना। ठीक है, ननकाना नाम पड़ गया था इस शहर का, क्योंकि इनका नाम था गुरु नानक। ठीक है, और इसीलिए गुरु नानक के नाम पे इस तलवंडी नाम का जो शहर था, इसका नाम पड़ गया था ननकाना। तो इतनी चीज आपको पता चल गई है। इनका जन्म हुआ था 1469 में, और जो है इनकी डेथ हुई थी करतारपुर में। ये करतारपुर कहाँ पड़ता है? ये करतारपुर पड़ता है डेरा बाबा पंजाब में। अब डेरा बाबा पंजाब यानी कि ये समझ लीजिए एक ही प्रोविंस है, 300-400 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। और ये डेरा बाबा पंजाब जो है ये इंडिया वाला है। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। सो इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था इनिशिएट की थी। जो हम जब कभी गुरुद्वारे में जाते हैं वहां पर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहां पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वो जो प्रसाद, वो जो भोजन ग्रहण करवाते हैं ना, चाहे फिर वहां पे कोई भी अमीर शख्स जाए, चाहे गरीब शख्स जाए, चाहे प्रधानमंत्री जाए, चाहे फिर कोई एक रिक्शे वाला जाए, ठीक है, इस रिलीजन में सबको इक्वलिटी, एक भाव से देखा जाता है, सबको सेवा करने का मौका दिया जाता है, सबको एक थाल एक साथ बिठाया जाता है, ठीक है। कोई यहां पर रिच नहीं होता, कोई यहां पर पुअर नहीं होता। पहली बात तो ये जो लंगर व्यवस्था जो है ये किसने एस्टैब्लिश की थी? ये जो सिखिज्म रिलीजन के जो फाउंडर थे गुरु नानक, इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। यानी कि ही इनिशिएटेड लंगर सिस्टम, यानी कि इन्होंने लंगर व्यवस्था को इनिशिएट किया था, ठीक है। अब आपको एक टाइम पीरियड, जैसे कि मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है। 1469 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनके जो कंटेम्प्रेरी थे ना, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 1469 में इंडिया में चल रहा था लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश का जो आखिरी शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पहला युद्ध होता है जिसे हम बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं 1526 में। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और जो इब्राहिम लोधी है वो हार जाता है, ठीक है। सो आपको ये चीज पता चल गई है कि गुरु नानक जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे इब्राहिम लोधी के। इब्राहिम लोधी हार जाता है, फिर आता है बाबर, तो यानी कि गुरु नानक जो है कंटेम्प्रेरी थे बाबर के भी। अब देखिए बाबर जो है 1526 में आता है, पानीपत का युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोधी से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है। उसके बाद एक निमोनिक मैंने सीखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो और घर को जाओ। पानी पियो से मतलब यह है कि पानीपत का युद्ध, खाना खाओ से मतलब यह है कि खानवा का युद्ध, चाय पियो से ये है मतलब कि चंदावर का युद्ध, और घर को जाओ से मतलब है कि घग्गर का युद्ध। तो ये सीरीज है इवेंट्स का, जैसी जैसी बैटल होती है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में जो है वो खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। पानी पियो, खाना खाओ, है ना। उसके बाद चाय पियो यानी कि चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, और 1529 में घग्गर का युद्ध होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको निमोनिक याद रखनी है, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो और फिर घर को जाओ, बाकी क्या मतलब, ठीक है। और इन चारों युद्धों में जो है बाबर लड़ता है, सबसे पहले बाबर लड़ता है इब्राहिम लोधी से। तो जो लोधी डायनेस्टी चल रही होती है इंडिया में समाप्त हो जाती है और यहाँ पर जो है मुगल वंश शुरू हो जाता है इंडिया में, ठीक है। बात चल रही गुरु नानक की, तो ये गुरु नानक की कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। अभी आप देखना कि धीरे धीरे कैसे जो है इन पे जो सिख धर्म के लोग हैं इन पे कैसे कैसे अत्याचार होता है, कैसे कैसे जो मुगल्स होते हैं कैसे इन पे अत्याचार करते हैं, ठीक है। कितने बुरी तरीके से जो है इनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो प्लीज गिव इट अ बिग लाइक एंड प्लीज डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। अपनी राय जरूर दीजिएगा, इससे क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर फर्दर वीडियोस फॉर यू गाइज। सो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ईयर है 1526। उसके बाद मैंने बोला था पानी पियो, खाना खाओ। खाना खाओ से मतलब है खानवा का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ खानवा। अब ये जो बैटल ऑफ खानवा ये होता है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा एक राजपूत रूलर है, ठीक है, और बाबर जो है एक मुस्लिम शासक है, ठीक है। फिर मैंने बोला था पानी पियो, चाय पियो, है ना,
पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, यानी कि चंदेरी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ चंदेरी, ये होता है बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय, इसका मतलब ये है कि ये 1500 कितने में होता है, 15, 26, 27, 28, 1528 में होता है बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सीरीज वाइज सीरीज में आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं कोई नोट करके नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ जो कुछ भी बता रहा हूं फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, एक नोटबुक और एक पेन लेके लिखनी है, और जो कुछ बता रहा हूं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। आप कहीं पे भी गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको यही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आपके लिए जो है मैंने बहुत मेहनत करके ये पूरा जो कंटेंट बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका पूरा जो है बेनिफिट उठाएं। तो हमने अभी तक देखे बाबर के 3 युद्ध। सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा हमने देखा बैटल ऑफ खानवा, तीसरा हमने देखा बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें तीनों ही में ये जीत जाता है। चौथा युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ घग्गर। ये होता है बाबर और अफगानों के बीच में। ये वही अफगान है जिसका जो सक्सेसर होता है शेरशाह सूरी निकल के आता है जब ये हुमायूं को खदेड़ देता है। ठीक है, और ये खदेड़ता इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो ये लोदीज होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं जो है अफगान ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अफगानी भाई भाई, तो ये जो है आपस में जेलसी के कारण जो है हुमायूं को खदेड़ देते। बाबर को तो ये खदेड़ नहीं पाते क्योंकि बाबर की डेथ हो जाती है। ठीक है, बाबर के बाद जो बाबर का बेटा होता है हुमायूं। अब आपको ये टर्म भी याद होनी चाहिए कि ये जो मुगल रूलर्स हैं, ठीक है, कि कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, तो मैं आपको सिंपल सा टर्म बता रहा हूं। भाजपा पार्टी आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, भाजपा पार्टी। तो भाजपा में से पी हटा दीजिए, एस लगा दीजिए, ये हो जाएगा भाजसा। सो बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। तो ये हो गए मेन मुगल रूलर्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो गुरु नानक थे, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने रूल किया था 1517 से लेके 1526 तक। 1526 तक इसलिए क्योंकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो गया था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और यहां पर लोदी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि गुरु नानक जो है अभी तक लोदी डायनेस्टी के समकालीन रहे हैं, उसके बाद अभी जो ये मुगल के समकालीन भी रहे हैं, यानी कि बाबर के समकालीन रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने लंगर व्यवस्था एस्टैब्लिश की थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये थे सिखिज्म के पहले गुरु। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे गुरु पे। आई होप गाइस कि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे सीरियस नोट पे अगर आप इसे नोट करते हैं तो आप बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। चलिए, ये तो थे पहले गुरु यानी कि गुरु नानक। ठीक है, सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद देव। ये जो गुरुओं के नाम है ना, ये आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिखों के पहले गुरु, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो ये सब आपको बाय कंटेस्ट याद होना चाहिए। तो पहले गुरु मैंने आपको बताया जिन्होंने सिखिज्म की स्थापना की थी, और उनका नाम था गुरु नानक देव जी। ठीक, बात करते हैं सिखों के सेकंड गुरु के बारे में। तो सिखों के सेकंड गुरु थे गुरु अंगद देव। ठीक, इनके अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इन्होंने रूल किया 1539 से लेकर 1552 तक। रूल क्या किया, ये बेसिकली स्पिरिचुअल गुरु थे। ठीक है, ये दीक्षा और शिक्षा देते थे, ये कोई पॉलिटिकल गुरु नहीं थे। ठीक है, ये जो है जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे धर्म गुरुज होते, तो वैसे ही टाइप के ये धर्म गुरुज हुआ करते थे। तो इनका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है गुरु अंगद देव का 1539 से लेके 1552। ठीक है, अगर आप ये टाइम पीरियड पे नोटिस करोगे, गौर करोगे 1539 से 1552, तो इस बीच में आपको मालूम होगा कि हुमायूं को खदेड़ दिया था शेरशाह सूरी ने, यानी कि सू डायनेस्टी यहां पर अभी रूल कर रही थी 1552 तक। ठीक है, सो यानी कि ये जो गुरु अंगद देव जी हैं, ये जो है कंटेम्प्रेरी थे किसके, सू डायनेस्टी के।
यानी कि शेरशाह सूरी के, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई। गुरु अंगद देव ने एक इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने जो है पंजाबी जो लिपि होती है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं हम, जैसे हमारे क्रिश्चियन में यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD होती है, हिंदी में OA होता है, तो वैसे ही पंजाबी में जो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जैसे लिखा जाता है, तो ये जो है पंजाबी में जो स्क्रिप्ट होती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो गुरु अंगद देव जी ने इस स्क्रिप्ट का जो है क्या किया, इनिशिएट किया। ठीक, अगर अब इतनी बात हो ही गई है तो मैं गुरु अंगद देव जी का ओरिजिनल नेम, यानी कि इनका जो मूल नेम है, इनका जो वास्तविक नेम है, वो भी बता दूं। इनको लाहना नाम से जाना जाता था। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि ही इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिखों के तीसरे गुरु के बारे में। ठीक है, और तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका टाइम पीरियड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो गुरु अमरदास है, इनका टाइम पीरियड है 1552 से लेके 1574। तो 1552 पे अगर आप जो है कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस समय जो है अकबर जो है वयस्क होता है, यानी कि माइनर होता है, और इसका जो संरक्षण कर रहा होता है वो होता है बैरम खां, जो कि कमांडर होता है। ठीक है, कमांडर किसका होता है, हुमायूं का कमांडर होता है। ठीक है, ये पूरा जो है हुमायूं जब गायब हो जाता है तो ये बैरम खां संभालता है अकबर को। ठीक है, अकबर का जो है लालन पोषण करता है, अकबर को शिक्षा दीक्षा प्रोवाइड करता है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अकबर का गुरु होता है बैरम खां। तो 1552 की बात आ रही है। 1552 में सिखों के तीसरे गुरु बन जाते हैं गुरु अमरदास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गुरु अमरदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु। अब गुरु अमरदास के टाइम पे ही जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको अच्छे से मालूम होगा, हेमू और अकबर के बीच में होता है। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में। अकबर बेसिकली उस समय छोटा होता है, तो अकबर की तरफ से कौन फाइट कर रहा होता है, बैरम खां फाइट कर रहा होता है। ठीक है, सो ये चीज है कि गुरु अमरदास के टाइम पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में। ये चीज आपको अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी है कि गुरु अमरदास के कंटेम्प्रेरी होते हैं महाराजा अकबर। ठीक है, तो अकबर क्या करते हैं, एक जिला है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है, अभी करेंटली इंडिया में जो आता है। ठीक है, यहां पर जो है गुरु अमरदास जाके बस जाते हैं, एक अपना छोटा सा शहर, एक अपना कस्बा बसा लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जब ये कस्बा बसा लेते हैं तो ये बात जो है अकबर को पता लग जाती है। तो अकबर को जब पता लग जाती है तो अकबर इस जगह तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पर विजिट करता है। ठीक है, विजिट करता है, और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में खास एक जो लोकेशन होती है उसे बोलते हैं गोविंदवाल। ठीक है, गोविंदवाल पे जो है अमरदास, गुरु अमरदास गद्दी इस्टेब्लिश कर देते हैं। गद्दी मतलब कि गुरुओं की गद्दी। ठीक है, गुरुओं की गद्दी इस्टेब्लिश कर देते हैं, यानी कि अब जो भी स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे वो इस गद्दी पर बैठेंगे, जिसे मेरे ख्याल से अकाल तख्त भी बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फ्री होके बता सकते हैं। तो जैसे ही अमरदास गोविंदवाल, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, वहां पे जाके बस जाते, तो अकबर भी वहां पे जाके विजिट करता है, अमरदास से भेंट करता है। ठीक है, भेंट करता है, और असलियत ये होती है कि अमरदास की एक पुत्री होती है, एक डॉटर होती है बीबी हानी, जो कि अकबर को पसंद आ जाती है। इसीलिए जो है अकबर वहां के चक्कर काट रहा होता है, और इसी के लिवाज में अकबर क्या करता है, अमरदास को कुछ जमीन, कुछ लैंड ग्रांट कर देता है, यानी कि प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि चक्कर होता है उसकी डॉटर का।
डॉटर का नाम है बीबी हानी और बीबी हानी काफी खूबसूरत होती है और अकबर उस पर फिदा हो जाता है। अब जो गुरु नानक ने लंगर सिस्टम की नींव रखी थी, ठीक है, लंगर सिस्टम यानी कि जो भी गरीब लोग हैं या जितने भी लोग हैं जिनके पास खाने पीने के पर्याप्त साधन नहीं है, तो इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए अकबर क्या करता है, इनको फंड प्रोवाइड करता है ताकि जो लंगर सिस्टम है, ये जो लंगर सिस्टम है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, ये बनी रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और वो रीजन क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। तो ये थे गुरु अमरदास, सिखों के तीसरे गुरु। अब चलते हैं चौथे गुरु पे और चौथे गुरु का नाम है गुरु रामदास। इनका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं 1574 से लेकर 1581 तक। इस समय भी अकबर ही रूल कर रहा होता है, यानी कि गुरु रामदास जो हैं ये भी कंटेम्प्ररी हैं किसके, ये कंटेम्प्ररी हैं अकबर के, ठीक है। सो अब मैं आपको बता दूं गुरु रामदास जो होते हैं ये सन इन लॉ होते हैं किसके, यानी कि ये दामाद होते हैं अमरदास के, ठीक है। अमरदास की जो पुत्री होती है बेसिकली बीबी बानी, तो बीबी बानी से शादी हो जाती है किसकी, बीबी बानी से शादी हो जाती है गुरु रामदास की, ठीक है। गुरु रामदास जो होते हैं वो सन इन लॉ होते हैं किसके, गुरु अमरदास के, ठीक है। गुरु अमरदास वही जिनको अकबर ने ग्रांट किया था कुछ लैंड। अब क्योंकि गुरु रामदास की शादी हो जाती है गुरु अमरदास की बेटी बीबी हानी से, अब अकबर को बीबी हानी पसंद होती है, तो अकबर फिर से क्या करता है, पैसों के बलबूते पर 500 बीघा जमीन जो है ग्रांट कर देता है किसको, गुरु रामदास को, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, समझदार के लिए इशारा काफी। और ये जो अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है ग्रांट की होती है ना किसको, गुरु रामदास को, तो इस पर जो है अमृतसर नाम का जो शहर है ये बनता है, ठीक है। अमृतसर नाम का शहर कौन बनाता है, गुरु रामदास। अमृतसर नाम का जो शहर है इसको बनाने का श्रेय जाता है गुरु रामदास पे, ठीक है। तो ये थे सिखों के चौथे गुरु। सिखों के पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इनका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं 1581 से लेके 1606 AD। ये भी कंटेम्प्रेरी होते हैं अकबर के, ठीक है। ये भी कंटेम्प्रेरी होते हैं अकबर के, ठीक है। इनको जो है एक सच्चा बादशाह बोला जाता है, ही इज नोन बाय द नेम ट्रू किंग, ठीक है। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये आप एक कॉपी और एक पेन लेकर नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत से पूरे रिसोर्सेज निकाल के आपके लिए ये पूरा का पूरा कंटेंट बनाया है, ठीक है। ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो है सारी बातें रियल है, हिस्ट्री है, इतिहास है और इतिहास गवाह है, ठीक है। तो ये बातें आपको नोट करनी है, अगर आप चाहें तो, अगर आप ना चाहें तो सिर्फ आप सुन के काम चला सकते हैं। अब देखिए गुरु रामदास को जो अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी ना, जहां पर अमृतसर सिटी जो है बिल्ट किया गया था, तो इसी अमृतसर सिटी के पास पर जो है गुरु अर्जुन देव जो सिखों के पांचवें गुरु होते हैं, ये जो है गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का टाइम पीरियड है 1581 से लेके 1606 AD। ये भी अकबर के कंटेम्प्ररी होते हैं और अकबर का अंतिम स्टेज होता है, अकबर की डेथ होने वाली होती है 1607 में अकबर की डेथ हो जाती है फाइनली, ठीक है। तो यानी कि गुरु अर्जुन देव जो है इनको श्रेय जाता है गोल्डन टेम्पल बनाने का। तो गुरु अर्जुन देव जो है एक इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं कि ये आदि ग्रंथ की कंपोजिशन करते हैं, आदि ग्रंथ की कंपोजिशन करते हैं, रचना करते हैं, संकलन करते हैं। आदि ग्रंथ क्या होता है, जैसे हमारा महाभारत एपिक पुस्तकें होती हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है, जैसे बाइबल हो गई क्रिश्चियनों की, ठीक है। इस्लाम में क्या हो गया, इस्लाम का क्या होता है, कुरान होता है, क्या होता है, कुरानी होती है ना बुक, हाँ।
होली बुक। तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए होली बुक हो गई आदि ग्रंथ। तो ये जो है 1604 में आदि ग्रंथ को कंपोजिशन होता है, ठीक है। और जो गोल्डन टेम्पल मैंने आपको बताया था 1589 में इस गोल्डन टेम्पल को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए डेट है 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1605 अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर गेट डाइड, ठीक है। अकबर का खेल खत्म, चैप्टर क्लोज, दी एंड, ठीक है। तो अकबर यहां पर अकबर की जो रासलीला है यहां पर। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल बनता है ना, तो 1589 में गुरु अर्जुन देव जी जो है 1589 में अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है इसका निर्माण करवाते हैं। कौन से सन में? 1589 में। और अब अकबर की रामलीला भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो अकबर की रामलीला यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही निमोनिक टर्म से बता दिया था, भाजसा, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर। तो अगला रूलर कौन? जहांगीर। सो अब जो है अब जहांगीर रोल पर आएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए बनता है कि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता दूं 29 अक्टूबर 1605 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जो आदि ग्रंथ की संरचना की थी, ठीक है। तो इस पे कुछ फ्रेजेस, कुछ लाइंस जो है ऐड किए थे जो सिखों के 10वें गुरु थे, जिसको हम गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जो हैं इस आदि ग्रंथ पे कुछ लाइंस और जोड़ते हैं, कुछ फ्रेजेस और जोड़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है अभी हमारे भारत की जो सर्वोच्च बुक है, ठीक है, जो सुप्रीम लॉ है हमारे इंडिया में, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वैसे ही पंजाबी रिलीजन में जो है आदि ग्रंथ जो है इनका जो है सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम ग्रंथ है, ठीक है। सो इस पे जो है गुरु अर्जुन देव इसको कंपोजिशन करते हैं। और जो सिखों के 10वें गुरु होते हैं, ठीक है, यानी कि सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह क्या करते हैं, इस पे जो है कुछ और फ्रेजेस और कुछ लाइन और कर देते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद जो है गुरु गद्दी जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ये जो आदि ग्रंथ है ना, ये जो इनकी जो होली बुक है, यही जो है गुरु का फॉर्म ले लेती है, समझ रहे हैं। यानी कि इसके बाद कोई गुरु नहीं बनता। तो अभी तक मैंने आपको 5 गुरुओं के बारे में बताया, गुरु अर्जुन देव के बारे में बताया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या करते हैं, एक टैक्स इम्पोज कर देते हैं, स्पिरिचुअल टैक्स, ठीक है। किस पे? सिख लोगों पे, जिसको बोला जाता है मसंद। मसंद क्या होता है? ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में या एसएससी में, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मसंद। तो इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ये टैक्सेशन सिस्टम था। यानी कि जो कुछ भी आपकी इनकम है उसका 1/10% आपको जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता था, यानी कि पंजाबी गवर्नमेंट को, यानी कि जो सिख गवर्नमेंट थी उनको देना पड़ता था, ताकि उससे क्या हो सके, जो भी लंगर प्रथा वगैरह ये सब चल रही ये सब बनी रहे, ठीक है। एक जो सिस्टम है जो चलता आ रहा है ये बना रहे। तो ये था गुरु अर्जुन देव के काल में, ठीक है। इन्होंने स्पिरिचुअल टैक्स इंपोज किया था, ठीक है, जिसे मसंद बोलते हैं। अब 1606 एडी की बात करें तो जहांगीर यहां पर जो है, जैसे कि मैंने बताया अकबर का बेटा होता है जहांगीर। जहांगीर क्या करता है, डेथ सेंटेंस दे देता है अर्जुन देव को। ये काफी खतरनाक सिचुएशन, काफी क्रिटिकल पॉइंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जहांगीर जो है अर्जुन देव को डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर देता है, यानी कि मृत्यु दंड की सजा सुना देता है, ठीक है।
अब वो इसलिए सुना देता है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो जहांगीर होता है ना, जहांगीर के बारे में एक फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि ही वॉज एडिक्टेड ऑफ ड्रग्स, ही वॉज एडिक्टेड ऑफ वाइन, शराब, नशे का आदी होता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की वाइफ का नाम होता है जहांगीर की वाइफ का नाम होता है मानबाई, और इनका बेटा होता है खुसरो। ठीक है, अब जो खुसरो होता है ना, खुसरो कर देता है रिवॉल्ट कि मुझे बनना है राजा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने पिता के लक्षण देखकर उसे ठीक नहीं लगता, और वैसे भी जो है वो गलत संगत में होते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स वगैरह, अफीम वगैरह लेते हैं। कौन? जहांगीर। ठीक है, सो जहांगीर के बारे में जब ये बात पता चलती है जो, तो फिर उनकी जो वाइफ होती है, जो मैंने आपको अभी नाम बताया थोड़ी देर पहले, मानबाई। ठीक है, तो मानबाई क्या करती है? सुसाइड कमिट कर लेती है। अब इसको देखकर जो इनका बेटा होता है खुसरो, इसके दिल में और आग भड़क उठती है, ये और बेकाबू हो जाता है, और खतरनाक हो जाता है, और रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं खुसरो और खुर्रम की कहानी, तो आपको मालूम होना चाहिए जो सिखों के 5वें गुरु होते हैं, गुरु अंगद देव, इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। क्यों? थोड़ी देर में आपको रीजन पता चल जाएगा। तो देखिए, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है खुसरो मिर्जा और खुर्रम खां। खुर्रम खां जिसको हम लिटरली जानते हैं किसके नाम से? जिसको हम लिटरली जानते हैं शाहजहां नाम से। ठीक है, तो शाहजहां, और शाहजहां का भाई होता है कौन? खुसरो। अब वॉर ऑफ सक्सेशन तो होता ही है, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए झगड़ा तो होता ही है भाइयों में। ठीक है, तो अब जब जैसे ही जहांगीर की स्थिति थोड़ी सी बेकाबू हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अपने फादर के खिलाफ जो है रिवॉल्ट छेड़ देता है। कौन? खुसरो। ठीक है, अब फादर के खिलाफ रिवॉल्ट छेड़ देता है, तो फादर क्या करता है, अपना जो इसका दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम है क्या? खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम को भेजता है इसके रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। अब ये रिवॉल्ट करते करते जो है खुसरो, ठीक है, खुसरो जो कि किसका बेटा है? जहांगीर का बेटा है, ये दक्कन की तरफ चला जाता है। दक्कन मतलब आपका मध्य प्रदेश से नीचे जो विंध्या रेंजेस है, उसके नीचे का जो सारा एरिया है वो डेक्कन बोला जाता है। डेक्कन इंडिया, साउथ इंडिया है ना, वहां पर चला जाता है। तो वहां पर जाके जो है इनके बीच में युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है दोनों भाइयों के बीच में, और यहां पर खुसरो जो है मारा जाता है। अब जब खुसरो मारा जाता है, क्योंकि खुसरो रिवॉल्ट कर रहा होता है अपने पापा, अपने पिताजी के खिलाफ, ठीक है, तो इससे खुश होके जो है खुर्रम को जो है अब अगला राजा नियुक्त कर दिया जाता है। और किस नाम से? शाहजहां से। तो आप ये जो मैंने आपको निमोनिक बताई थी, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, तो जहांगीर का जो पुत्र होता है शाहजहां, ये अगला रूलर बन जाता है। ठीक है, और बात कर रहे थे हम गुरु अर्जुन देव के बारे में, जो सिखों के 5वें गुरु है। उनको क्यों एग्जीक्यूट किया जाता है? उनको इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है कि जब खुसरो जो है दक्कन की तरफ जो है अपना रुख मोड़ लेता है, वहां से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, उसको अपनी जान का खतरा होता है, तो गुरु अर्जुन देव जो है उसको क्या करते हैं? उसको हेल्प करते हैं, उसको सहायता करते हैं, उसको सहायता देते। गुरु अर्जुन देव, उसको एक लीगल वर्ड होता है कि उसको क्या करते हैं? उसको हार्बर करते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और लॉ की लैंग्वेज में अगर कोई भी क्रिमिनल है उसको हम पनाह दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुद एक क्राइम कर रहे हैं, और उसके लिए आईपीसी में आज की डेट में जो है कुछ पनिशमेंट प्रोवाइड की गई हैं। तो वही हार्बरिंग का काम जो है गुरु अर्जुन देव करते हैं।
तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो एक तरफ से अगर लीगली वर्ड में हम बात करें तो हार्बर कर देते हैं। किसको? ये हार्बर करते हैं खुसरो खां को, क्योंकि ये जो रिवॉल्ट करता है अपने पिताजी के खिलाफ, ठीक है। और खुसरो को मार दिया जाता है किसके द्वारा? खुर्रम खां। खुर्रम खां जिसको लिटरली हम बाद में किसके नाम से जानते हैं? शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि ये हार्बर करते हैं किसको? खुसरो को। और ये कहां पर हार्बर करते हैं? तरन तारण में, ठीक है। तरन तारण एक डिस्ट्रिक्ट है, तरन तारण एक डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के अंदर आता है। तो जैसे ये बात जो है जहांगीर यानी कि सलीम को पता चलती है, तो जहांगीर क्या करता है? गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है, उसको असैसिनेट करवा देता है। और जहांगीर का नाम सलीम क्यों पड़ता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके पीछे फैक्ट है क्योंकि जो शेख सलीम चिश्ती होता है उसकी दुआओं से जो है, उसकी वर्शिप से जो है जहांगीर का बॉर्न होता है। इसलिए जहांगीर का दूसरा नाम क्या होता है? सलीम नाम से भी जहांगीर को जाना जाता है। तो जहांगीर जो है सिखों के जो 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं क्योंकि वो हार्बर करते हैं खुसरो मिर्जा को। खुसरो मिर्जा जो है जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जहांगीर है वो फॉन्ड होता है ड्रिंकिंग का, शराब पीने का आदी होता है, नशेड़ी होता है, अफीम, चरस, गांजा ये सब पीता है, ठीक है। तो उसकी ये हरकतें उसके पिताजी यानी कि अकबर को पसंद नहीं आती। तो अकबर चाहता है कि जो उसका उत्तराधिकारी बने, उसका जो सक्सेसर बने, वो जहांगीर का जो बड़ा बेटा है खुसरो मिर्जा बने। अब ये बात जहांगीर को पसंद नहीं आती, ठीक है। और बाप अपने बेटे का जानी दुश्मन बन जाता है। क्यों? ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है ना, इसके चक्कर में। होता क्या है कि जब खुसरो मिर्जा को पता चलता है कि उसकी जान आफत में है, उसके पापा ही उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो जो है दक्कन की तरफ रुख मोड़ लेता है, भागता है, कोशिश करता है भागने की, ठीक है। और इसी मौके पर जो है सिखों के जो 5वें गुरु है अर्जुन देव, तो ये इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हार्बर कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि लॉ की लैंग्वेज में अगर कोई वॉर ऑफ प्रिजनर होता है या फिर कोई भी कैदी या फिर कोई भी ऐसा जो है ऑफेंडर होता है, कोई ऑफेंस करके कहीं से भागता है और उसको अगर तुम कहीं पे पनाह देते हो तो उसको बोलते हैं हार्बरिंग करना, और वो अपने आप में एक पनिशमेंट है। आईपीसी में हार्बरिंग करने के लिए अपने आप में प्रावधान दिए गया है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं, जो कि उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे होते हैं। और बेटे का नाम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार और बता रहा हूं। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, बट आपके समझ में आना चाहिए। बेटे का नाम है खुसरो। खुसरो रिवॉल्ट करता है, भागता है, तरन तारण में शरण देता है कौन? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को एज अ रिजल्ट पनिशमेंट मिलती है, डेथ पनिशमेंट। कौन देता है? द देन मुगल एम्परर, कौन? जहांगीर, जिसको हम सलीम नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो है 5वें सिख गुरु का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब जैसे ही मुगल एम्परर जहांगीर, ठीक है, अर्जुन देव को, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां पर जो है दो कम्युनिटीज के बीच में, दो रिलीजन के बीच में आपस में खटपट शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा जो है खतरनाक सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है। मतलब मर मिटने वाली भावना अराइज हो जाती है। अभी तक जिनका काम था रिलीजियस टीचिंग प्रोवाइड करना, अब वो अपने आप को मिलिटेंट के रूप में बदलने लग जाते हैं। यानी कि जो सिख जो गुरुज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, जितने भी उनके फॉलोवर्स होते हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब यहां से 5वें जो सिख गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, इनकी एग्जीक्यूशन के बाद सिख और मुगल के बीच में एक जो है
वॉर लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है। ठीक है, यानी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो ये स्टोरी मैंने आपको बताई 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में। अब छठे गुरु के बारे में बात करते हैं। छठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है, इनका टाइम पीरियड सबसे पहले जान लेते हैं, 1606 से लेके 1645 तक। ठीक है, अब ध्यान देते हैं इनके कुछ कार्यों पे। इन्होंने ये निर्माण करवाते हैं अकाल तख्त का। ठीक है, अब जब बात हम कर ही रहे हैं अकाल तख्त की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकाल तख्त जो है वो सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त है, और ये लोकेटेड है दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स अमृतसर, जो कि पंजाब पर है। ठीक, अगर सिंपली वर्जन में मैं बोलूं तो इट इज द चीफ सेंटर ऑफ रिलीजियस सेंटर ऑफ सिखिज्म इन इंडिया। अकाल का लिटरली मीनिंग होता है टाइमलेस, यानी कि डायरेक्टली ये रिलेट करता है गॉड से, यानी कि अलमाइटी गॉड से। और ये जो अकाल तख्त है बेसिकली एक ऐसी थ्रोन होती है जहां पर किंग यानी राजा रजवाड़ी बैठते हैं। ठीक है, तो ये होती है अकाल तख्त। ठीक, तो आई होप कि अकाल तख्त के बारे में इतनी जानकारी आप लोग के लिए सफिशिएंट है कि इट इज अ काइंड ऑफ थ्रोन वेयर किंग्स एंड पावरफुल रूलर यूज्ड टू सिट। ठीक है, उनकी एक राज गद्दी होती है। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं जहां पे सिख गुरुस जो है वो बैठा करते थे। और फिर बाद में ये जो है गद्दी एबोलिस्ड हो जाती है। ठीक है, और फिर जो इनकी गुरु ग्रंथ साहिब है वही जो है गुरुओं को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तो बेसिक नॉलेज है। सो गुरु हरगोविंद सिंह जी जो हैं वो एक तो अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं, और दूसरा जो ये है सिख कम्युनिटी के जो पीपल होते हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गुरु अर्जुन देव को जो असैसिनेट किया जाता है ना, तो उससे ये सिख कम्युनिटी काफी नाराज हो जाती है, और काफी नाराज हो जाती है। इनके दिल में जो है मतलब 16 अंगारे उभर रहे होते हैं। ठीक है, वो तो बदले की भावना लेना चाहते हैं। तो ये जो मुगल्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत गलत करते हैं अपने टाइम पे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इनका पूरा शासन चलता है। इनके पास अच्छी अच्छी जो है कैनन्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं। तो उस फोर्स के बलबूते पे जो है ये हर रिलीजन को जो है दबाने की कोशिश करते हैं। ये दौर है 16th सेंचुरी का। ठीक है, तो अब तो काफी जो है 400-500 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत गलत किया था उस टाइम पे भी। और ये सारा जो खेल होता है ये रिलीजन के नाम पे खेल होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, और वैसे किसी ने बहुत सही कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ये स्लोगन हर एक इंडिविजुअल के माइंड पे रहा, यानी कि हर वो लिटरेट पर्सन के माइंड में रहा, तो कभी दोबारा जिंदगी में ऐसे राइट्स नहीं होंगे। आप चाहे गुजरात राइट्स की बात कर लीजिए, जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था, जिसमें S5 और S6 के डिब्बे जला दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हिंदू विश्व परिषद जो कि वहां पे जा रहे होते हैं और उसको अटेंड करके आ रहे होते हैं, तो उसमें जो है आग लगा दी जाती है। ठीक है, क्यों? वो आग लगाने के कारण ये होता है कि एक चाय बेचने वाला होता है जो मुस्लिम व्यक्ति होता है, तो उससे जबरन बोला जाता है कि जय श्री राम बोल। अब वो जबरन नहीं बोलता, तो इस चीज को लेके अगले स्टेशन में क्या होता है कि बहुत सारे मुस्लिम लोग इकट्ठा होते हैं, और जो लोगों ने उस चाय वालों के साथ बदतमीजी की होती है, तो वो अपना जो है पूरा गुस्सा वहां पर उतार देते हैं, और उसमें करीबन बहुत मास किलिंग होती है, और ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बन जाता है। खैर, फिलहाल इस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सिखिज्म में चल रहा है, तो बात करेंगे हम उसी पे। अकाल तख्त का ये निर्माण करवाते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। सिख रिलीजन के जितने भी फॉलोवर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि आत्मरक्षा कैसे करना है, और कैसे जो है
एक आपको एक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको मिलिटेंट बनना है, क्योंकि उनके संग एक्चुअल में गलत हो रहा होता है ना। ऐसे जो है प्रोसिक्यूशन, मास प्रोसिक्यूशन होते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव को जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, वो भी बेमतलब का, ठीक है। अभी आप आगे चल के देखेंगे कि एक गुरु तेग बहादुर है, उनको फोर्सफुली जो है सिख रिलीजन से इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए उनको फोर्स किया जाता है, और वो नहीं मानते हैं तो एज अ रिजल्ट उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तो गुरु हरगोविंद सिंह क्या करते हैं, अपने जितने भी इनके सिख फॉलोवर्स होते हैं इनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, और इसको बेटर जो है अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से जो है सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो वो जो है इस पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं, काफी अच्छे से मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो है गुरु की जो ये जो अभी तक चलती आ रही है प्रथा वो खत्म हो जाती है, और जो इनकी जो स्क्रिप्ट होती है, जो इनकी होली बुक होती है, इसी को गुरु का दर्जा मिल जाता है। अब क्योंकि ये जो है गुरु हरगोविंद के कंटेम्प्रेरी होते हैं जहांगीर। अब जहांगीर जो है इनकी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं कि ये जो है लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, हथियार वगैरह चलाना सिखा रहे हैं, कृपान वगैरह चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है ये काफी एंग्री हो जाते हैं, कौन, जहांगीर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जहांगीर जो है जो सिखों के छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, इनको 2 साल की कैद कर देते हैं। कहाँ, ग्वालियर के फोर्ट में। कभी आप ग्वालियर घूमने जाएंगे मध्य प्रदेश में तो वहां पर आप जाइएगा, वहां पे फोर्ट होते थे पुराने टाइम पे, तो ये जो है बंदियों को बंद करने के काम आते थे। यानी कि जो जितने भी प्रिजनर्स होते थे उनको यहां पर रखा जाता था फोर्ट्स वगैरह पे, ठीक है, ताकि क्योंकि फोर्ट्स की दीवार आपने देखी होगी काफी लंबी चौड़ी होती है, कोई भाग भी नहीं सकता, कोई जरूरत भी नहीं कर सकता वहां से भागने की। तो 2 साल की कैद यहां पर इनको ग्वालियर में दे देते, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिससे क्या होता है कि पूरे देश भर में जो है क्या हो सकती है, शांति भंग हो सकती है, यानी कि जो पीस का माहौल है वो खराब हो सकता है। अगर आज की लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज टाइप का कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, ऐसा मानना होता है किसका, जहांगीर का। तो इसलिए 2 साल के लिए वो ग्वालियर फोर्ट में उनको इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं तो 1645 में सिखों के 7वें गुरु बनते हैं गुरु हरि राय। अब सिखों के 7वें गुरु के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो सिखों के 6ठे गुरु थे जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, गुरु हरगोविंद, जिनको 2 साल की कैद हो जाती है ग्वालियर के किले में, ठीक है, तो उनकी डेथ कैसे होती है और कब होती है। तो देखिए उनके खिलाफ बहुत सारी साजिश रची जाती है। उनके ही कोई एक अंकल होते हैं जो उनको पॉइजन देते हैं, लेकिन वो बच निकलते हैं उस पॉइजन अटैक से। और दूसरा जो एक कहावत है, कहा जाता है कि उनपे कोबरा सांप होता है वो फेंक दिया जाता है ताकि वो उनको डस ले और उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो ऐसी भी कहावत है। और फाइनली 2 मार्च 1644 यानी कि 2 मार्च 1644 को जो है उनको क्रीमेटेड कर दिया जाता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज। क्रीमेटेड का मतलब होता है कि जब कोई डेड बॉडी को हम हिंदू धर्म के अनुसार उसको जो है हम जला देते हैं, उसको डेड बॉडी को जो है हम एसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह जी की अंत्योष्टि यानी कि उनकी जो लास्ट ब्रेथ होती है वो वहां पर होती है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज, क्योंकि जो कोबरा सांप है वो काट लेता है। तो ये था
गुरु हरगोविंद सिंह जी की मौत का रहस्य। अब सिख के 7वें गुरु बनते हैं गुरु हर राय, ठीक है, और इनका टाइम पीरियड होता है 1645 से लेकर 1661 तक। तो ये करीबन करीबन जो है 10 और 6 16 ईयर्स का ये टाइम पीरियड जो है एज अ गुरु स्पेंड करते हैं। कौन बनते हैं? गुरु हरि राय। छठे कौन थे? गुरु हरगोविंद, ठीक है, और गुरु हरि राय कब बनते हैं? 1645 पर। अब जो गुरु हरि राय होते हैं ये काफी शांत स्वभाव के प्राणी होते हैं, ये लड़ाई झगड़े पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, और इनके टाइम पे क्या चल रहा होता है? मुगल दरबार में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है। वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में? शाहजहां के बेटों के बीच में। ऑफिशियली रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो शाहजहां के 7 बेटे होते हैं, और उसमें जो मेनली जो होते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन में, उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो औरंगजेब, दारा सिको, शाह शुजा, मुराद बख्श, सुल्तान लुफ्तल्ला, सुल्तान दौलत अफजा और सुल्तान उम्मीद बख्श। तो ये जो 7 लड़के होते हैं शाहजहां के, तो इनके बीच में चल रहा होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। अब वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है कि जो पावरफुल होगा वही गद्दी पर बैठेगा, यानी कि माइट इज राइट, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल है वही रूल करेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भी चलता है। द वन हु इज मोर पावरफुल विल act as a king, and the one who has weakness will act as a slave. That is the actual thing. अब इन 7 लड़कों में तो वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं चल रहा होता है, लेकिन जो मेन जो 4 एम्बिशियस पर्सन्स होते हैं उसमें से दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, तो इन चारों के बीच में एक कंटेस्ट हो जाता है, एक आपस में युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध विराम, युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध अभियान, एक्सपेंडिशन, ठीक है, किसके लिए? फॉर द थ्रोन, यानी कि पावर के लिए, गद्दी के लिए, ठीक है। सो अब इन चारों में जब युद्ध होता है तो एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली जो है हम सब जानते हैं कि जो अंतिम मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर होता है औरंगजेब, वो विक्टोरियस होता है, ठीक है। तो औरंगजेब जो है अब जो है नेक्स्ट मुगल एम्परर बन जाता है आफ्टर शाहजहां। इन चारों के बीच में जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है इसमें औरंगजेब विक्टोरियस हो जाता है, और विक्टोरियस होने के बाद ये क्या एक घिनौना काम ये करता है कि जो इसके पिताजी होते हैं शाहजहां, इसको भी जो है आगरा के फोर्ट में ये बीमार भी होता है शाहजहां, तो आगरा के फोर्ट में कैदी बना के डाल देता है, इम्प्रिजनमेंट कर देता है, क्योंकि पावर आ जाती है और औरंगजेब के हाथ में, तो वो जो है अपने पिताजी शाहजहां को भी जेल में डलवा देता है। तो ये सबसे इसकी घिनौनी हरकत होती है, किसकी? औरंगजेब की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि औरंगजेब कैसा शासक था, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा शासक था। अगर मेरे सामने आ जाए, अगर दोबारा अवतार लेकर आ जाए, तो मैं गोलियों से ऐसी छन्नी करके मारूंगा, रोड में, सड़क में कपड़े खोल के दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, कि ऐसा असर करूंगा कि कभी कोई दोबारा कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा ना करे। और वो ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि जो शाहजहां था, शाहजहां का जो फेवरेट सन था, जो शाहजहां जिसको चाहता था कि उसके बाद जो गद्दी में बैठे, जो राजा बने, वो था दारा शिको। अब देखिए, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वेल्थ, पैसे, ये सब चीज होती ऐसी है कि इसको पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है। इस हद तक गुजर सकता है कि कत्लेआम भी कर सकता है, कि कुछ भी कर सकता है, किसी भी हादसे को अंजाम दे सकता है, कोई भी ऑफेंस कर सकता है। तो ये किया भी औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने ये घिनौनी हरकत करके सत्ता हासिल कर ली और राजा बन गया, लास्ट मुगल एम्परर।
लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, क्योंकि वो काफी एम्बिशियस था। तो ये तो आपको मैंने सिखिज्म के साथ साथ जो है मुगल स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी हल्की आपको बता दी। तो हम बात कर रहे थे गुरु हरिराय की। तो गुरु हरिराय के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो काफी शांत स्वभाव का होता है। वो सब चीज देख रहा होता है कि यार मुगल दरबार में क्या चल रहा होता है। और टाइम पीरियड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, गुरु हरिराय का 1645 से 1661 का टाइम पीरियड होता है। और ये महाजन चुपचाप बैठकर देख रहे होते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे होते हैं। ये देखते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। ये अगर हम आज की सेंस में देखेंगे तो अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी है ना, तो सेम वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। ये बस देखते हैं ऊपर ही ऊपर से, दिलासा देते हैं झूठे झूठे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है जो चाल चलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाते हैं ताकि पॉलिटिक्स बनी रहे, और उसके बाद फिर कहीं जाके कुछ और भाषण बोल देते हैं, फिर कहीं जाके कुछ और स्पीचेस देते हैं, जिससे कम्युनल राइट्स बढ़ते हैं। और हमारी हिंदुस्तान की भोली भाली जनता जो है वो इनकी बहली फुसली बातों पे आ जाती है और इनको फिर दोबारा से जो है विक्टोरियस बना देती है। और एक दिन ऐसा पक्का आएगा, अगर आप लोग इसी तरीके से इन लोग को सपोर्ट करोगे, तो ये जो हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, तो ये खत्म हो जाएगी और मोनार्की जो है फिर से वापस आ जाएगी। यानी कि कोई वोटिंग राइट किसी को नहीं मिलेगा। यानी कि जो एक बार राजा बन गया फिर वो हमेशा के लिए राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर राइट्स, ठीक है। यू हैव राइट टू वोट बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो ये थे गुरु हरिराय, यानी कि सिखिज्म के 7th गुरु, ठीक है। आई होप कि मैं आपको काफी अच्छे से समझाने में कामयाब हो रहा हूं। आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा। स्टोरी टू स्टोरी वाइज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के संग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये मेरे लिए एक फेवरेबल चांस होगा, उतना ज़्यादा ये मेरे लिए एक एडमायरिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो ये मुझको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट करेगा। मैं और ऐसे मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, बस आप लोग का साथ चाहिए। सो कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। तो चलते हैं अब आपको जो है 7वें गुरु के बाद 8वें गुरु की बात करते हैं, यानी कि सिखिज्म के 8वें गुरु गुरु हरि कृष्ण, ठीक है। ये सिखिज्म के 8वें गुरु थे। इनका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 1661 से लेके 1664 तक इनका टाइम पीरियड था, यानी कि 1661 से लेके 1664। तो इन्होंने हार्डली 4 साल जो है ये सिख गुरु बने रहे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो ये 8वें गुरु थे गुरु हरि कृष्ण, ये पूरे 10 गुरुओं में से सबसे यंगेस्ट गुरु थे, सबसे यंगेस्ट सिख गुरु थे। तो सिखों के जो 8वें गुरु थे गुरु हरि कृष्ण, ये जो है गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पे चलते थे। टीचिंग्स कैसी? टीचिंग्स ऑफ इक्वलिटी, कि ऑल आर इक्वल इन रिगार्ड ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, है ना, ऑल आर इक्वल, ठीक है। हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे ये फोकस करते थे, इसलिए काफ़ी पीसफुल थे, कोई राइट्स नहीं हुए इनके टाइम पे, ठीक है। सो अब इनको होता क्या है कि ये जो है स्मॉल पॉक्स से जो है एक डिजीज होती है स्मॉल पॉक्स, तो इससे ये जो है इसके विक्टिम हो जाते हैं और धीरे धीरे बेड में पड़ जाते हैं, और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर ऐसे ही इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है गुरु हरि कृष्ण 1664 में अपनी लास्ट ब्रेथ लेते हैं। उसके बाद
ये जाने से पहले, अपना शरीर छोड़ने से पहले ये भी बोलते हैं कि जो नेक्स्ट गुरु होगा वो सिंपली इशारा करते हैं गुरु तेग बहादुर पर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर पर इशारा करते हैं कि ही वुड बी द नेक्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। अब मैंने आपको बताया कि ये जो गुरु हरिकृष्ण है, ठीक है, 1664 में इनकी डेथ हो जाती है वाइल विजिटिंग टू दिल्ली, जहाँ पे इनका रेसिडेंशियल एक एरिया होता है गुरुद्वारा। ठीक है, तो वहां पर ये स्मॉल पॉक्स से इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? जो सिखिज्म के 8वें गुरु होते हैं, गुरु हरिकृष्ण। ये देखिए, ये जो है इस टाइप की बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स। इसमें शरीर में ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि मैसिव स्केल में इतने ज्यादा फैलते हैं और जिसका रिजल्ट काफी डेडली होता है। यही डिसीज हो जाती है गुरु हरिकृष्ण को, जो सिखिज्म के 8वें गुरु होते हैं। और अल्टीमेटली 1664 को दिल्ली में एक गुरुद्वारे में इनकी डेथ हो जाती है, जो इनका एक रेसिडेंशियल होम होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी बॉडी छोड़ने से पहले ये जो है गुरु तेग बहादुर की तरफ इशारा करते हैं कि जो नेक्स्ट गुरु होगा वो गुरु तेग बहादुर होगा। ठीक है, सो गुरु तेग बहादुर जी का टाइम पीरियड भी आप सुन लीजिए। 1664 से लेके 1675 तक जो है इनका टाइम पीरियड है, यानी कि एटलीस्ट ये जो है 9 महीने, जी हाँ 9 महीने नहीं 9 साल जो है ये सर्व करते हैं एज अ सिखिज्म गुरु, 9वें सिखिज्म गुरु। और इनके संग क्या चीज होती है, बहुत बैड चीज होती है कि इनको जो है जबरन इस्लाम रिलीजन एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया जाता है, और ये नहीं करते तो एज अ रिजल्ट इनका जो है इनको भी मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है, इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। होता क्या है कि औरंगजेब इनको, गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में बुलाते हैं कि आओ हमें तुमसे कुछ वार्तालाप करनी है, कुछ सीरियस मुद्दे पर बात करनी है। अब जैसे ये दिल्ली पहुंचते हैं तो इनको पकड़ लिया जाता है और इनसे बोला जाता है कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो गुरु तेग बहादुर होते हैं वो अपने वसूल के पक्के होते हैं, अपने धर्म के पक्के होते हैं। वो बोलते हैं तुम चाहे मेरा सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज कर देते हैं इस्लाम को एक्सेप्ट करने से, इसलिए इनकी हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। 1675 में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। तो ये थे 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। अब बात करते हैं आखिरी गुरु की, यानी कि सिखिज्म में जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह। किसी भी गुरु के बारे में बात करने से पहले मैं उनकी टाइमलाइन के बारे में जरूर आपको बताता हूं। तो इनका टाइम पीरियड है 1675 से लेके 1708। ठीक है, 1675 से लेके 1708। तो ये करीबन जो है 35 और 38 ईयर्स तक ये गुरु रहते हैं, सिखिज्म गुरु। ये 10वें गुरु होते हैं और लास्ट गुरु होते हैं सिखिज्म के। गुरु गोबिंद सिंह नाम है इनका। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 6ठे गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद सिंह, तो ये देखते हैं कि जो 5वें इनके गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, तो उनको किस तरीके से जो है उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। तो उनका बदला लेने के लिए ये एक मिलिटेंट ग्रुप जो है क्रिएट करने लग जाते हैं, है ना। तो ये जब मिलिटेंट ग्रुप क्रिएट करने लग जाते हैं तो उतने अच्छे से वेल एस्टैब्लिश ये जो है मिलिटेंट अपनी आर्मी नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि इनको जो है एक लार्ज नंबर ऑफ वॉरियर्स चाहिए होते हैं, जो कि ये नहीं कर पाते। तो इस चीज को पूरा करते हैं लास्ट गुरु, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह। दिन होता है 13 अप्रैल 1699 का, यानी कि 13 अप्रैल 1699 को ये खालसा पंथ का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। अब एक खालसा पंथ क्या है? खालसा पंथ होता है ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, ठीक है, यानी कि लड़ाकू, यानी कि ये समझ लीजिए अपनी एक स्ट्रांग आर्मी
ये क्रिएट कर लेते हैं। और वो दिन होता है बैसाखी का। बैसाखी का दिन इसलिए क्योंकि इस दिन पे जो है फसल उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे जो है नई फसल बोई जाती है, ठीक है। तो इसमें फार्मर्स लोग के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट डे होता है। और ज्यादातर जितने भी पंजाबी लोग होते हैं, आप जानते हैं कि वो फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो बैसाखी के दिन ये खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। खालसा पंथ मैंने बता दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। और ये ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनके जो पिताजी होते हैं गुरु तेग बहादुर, उनको जबरन जो है इस्लाम रिलीजन अपनाने के लिए बोला जाता है और वो नहीं अपनाते हैं तो उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका बदला लेने के लिए भी ये जो है ये ग्रुप तैयार करते हैं, खालसा पंथ का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सो वी कैन लिटरली से टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर असैसिनेशन, Guru Gobind Singh make and created a group called Khalsa Panth, in which he allowed to join all male and female, यानी कि जितने भी जवान लड़के और लड़कियां होते हैं, है ना, इन सबको ज्वाइन करते हैं, एक आर्मी टाइप की बनाते हैं। मेल जितने भी होते हैं उनको सिंह का नाम दिया जाता है, यानी कि शेर, ठीक है। और जो फीमेल जो ज्वाइन करती है उनको कौर का नाम दिया जाता है, उनको कौर से संबोधित किया जाता है। कौर का मतलब होता है राजकुमारी। गुरु गोविंद सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता रहा था, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो गुरु गोविंद सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो लिखते हैं, दो ऑटोबायोग्राफी आप जो है नोट कर सकते हैं। एक होता है कृष्ण अवतार और दूसरा है विचित्र नाटक। समझ रहे हैं, कृष्ण अवतार और विचित्र नाटक, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखिज्म रिलीजन के लास्ट यानी कि 10th गुरु थे, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अब जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड बताया गुरु गोविंद सिंह जी का 1675 से लेके 1708 तक का, ठीक है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। लेकिन औरंगजेब की डेथ होने से पहले औरंगजेब कुछ कारनामे करता है। अब कारनामे तो खैर क्या ही करता है कि आते आते इस वक्त में वो भी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। सो गुरु गोविंद सिंह जी के बराबर ही होता है, कंटेम्पररी होता है। तो औरंगजेब के होते हैं 4 बेटे। पहले बेटे का नाम होता है अकबर फर्स्ट, जो कि मतलब अल्प आयु में ही मर जाता है, यानी कि 18, 19, 20 साल की उम्र में ही जिसकी डेथ हो जाती है। बाकी बचे 3 बेटे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये जो मैंने आपको बताया मुअज्जम को ही बहादुर शाह फर्स्ट नाम से जाना जाता है, जो लेटर मुगल्स में सबसे पहला मुगल रूलर होता है, ठीक है। औरंगजेब के बाद तो सब वीक मुगल रूलर्स होते हैं। तो मुअज्जम जो है यहां पर टेक ओवर कर लेता है बाकी अपने 3 ब्रदर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुअज्जम को सपोर्ट मिलता है गुरु गोविंद सिंह जी का भी, ठीक है। और ये मुअज्जम वही है जिसे हम बहादुर शाह फर्स्ट नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया ताकि आपके इस मेमोरी में फिट हो जाए, बहादुर शाह फर्स्ट, मुअज्जम, ठीक है। अकबर फर्स्ट की तो पहले ही मृत्यु हो जाती है। बाकी मुअज्जम, कामबख्श और आजम के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि गुरु गोविंद सिंह जो है मुअज्जम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुअज्जम इजीली जीत भी जाता है, टेक ओवर कर जाता है और बहादुर शाह फर्स्ट नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे मैं सिखिज्म के साथ साथ आपको मुगल्स के बारे में भी बताता चल रहा हूं, है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, मिस मत कीजिएगा एक भी पोर्शन, है ना। अब देखिए 3 बेटे हैं और गद्दी 1 है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि लड़ाई तो होगी। तो लड़ाई होती है, बैटल्स होती हैं, ठीक है। पहली बैटल होती है और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ जजवा। बैटल ऑफ जजवा 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है।
पहला भाई मुअज्जम और दूसरा भाई आजम, जिसमें आजम हार जाता है, मुअज्जम जीत जाता है। ये मुअज्जम वही है जिसे हम बहादुर शाह फर्स्ट नाम से जानते हैं। दूसरा बैटल होता है बैटल ऑफ बीजापुर। अब ये जो बैटल ऑफ बीजापुर होता है ये किसके बीच में होता होगा, खुद सोचो जरा। जो पहले वाले बैटल ऑफ जजुआ में जीता, कौन जीता? आजम, है ना? जी नहीं, आजम नहीं, मुअज्जम जीता, यानी कि जिसे हम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ बीजापुर है, बैटल ऑफ बीजापुर होता है मुअज्जम और काम बख्श के बीच में। तो आप थोड़ा सा सोचो कि कौन जीतेगा। सपोर्ट किसका है? गुरु गोविंद सिंह जी का। किसको है? मुअज्जम को। तो जाहिर सी बात है मुअज्जम जीतेगा। तो जो बैटल ऑफ बीजापुर है वो भी मुअज्जम जीत जाता है, और जो इसका भाई होता है काम बख्श, तो ये काम बख्श जो है हार जाता है। सो अल्टीमेटली राजा कौन? अल्टीमेटली राजा मुअज्जम, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, 1707 में, और जैसी डेथ हो जाती है तो मुअज्जम अपने आप को बहादुर शाह फर्स्ट नाम से डिक्लेयर कर देता है और राजा बन जाता है। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ जो पहले रिबेलियंस होते थे सिखिज्म और मुगलों के बीच में, अब इनके बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं। नजदीकियां बढ़ती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी इवन प्रॉमिस भी करते हैं मुअज्जम को, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट को, कि वो डेक्कन के एक्सपेडिशन में भी उनकी हेल्प करेंगे। यानी कि डेक्कन मतलब समझ रहे हैं ना, विंध्या और सतपुरा रेंज के नीचे जहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है उसके नीचे का सारा पोर्शन जो है डेक्कन में आ जाता है। तो उसमें डेक्कन एक्सपेडिशन में वो जो है मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट की हेल्प करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और 1708 में ठीक 1 साल बाद जो है गुरु गोविंद सिंह जी की भी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होती है महाराष्ट्र में, नंदेड़ करके एक जगह है, नंदेड़ महाराष्ट्र। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है, जो सिखिज्म के 10th गुरु और लास्ट गुरु होते हैं। ठीक है। अब जो प्रीवियसली गुरु गद्दी इस्टेब्लिश की गई होती है ना, गुरुओं के लिए जो गद्दी इस्टेब्लिश की है, तो ये एबॉलिश हो जाती है विद द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। अब कोई गुरु नहीं बैठेगा उस गद्दी में। अब जो भी है, जो भी होल सोल जो सोवरेन पावर है सिखिज्म में, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, यही जो है गुरु का फॉर्म में अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, और यही जो है सिख रिलीजन की गुरु मानी जाती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ में आई होगी। और इसके बाद होता ये है कि जैसे ही गुरु गद्दी एबोलिश हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर नाम का एक बंदा, जो कि अब अभी तक तो ये सारे जो है रिलीजियस गुरुज थे, ठीक है, धर्म गुरु थे। अब यहां पर जो है पॉलिटिकल सीन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो बंदा बहादुर जो है पहला एक सिखिज्म जो है पहला सिखिज्म पॉलिटिकल लीडर होता है बंदा बहादुर। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1708 से लेके 1716 तक ये जो है पॉलिटिकली रूल करता है। ही बिकेम द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ द सिख्स। ठीक है। अभी तक क्या है, रिलीजियस लीडर्स थे, अब पॉलिटिकल लीडर का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, और बंदा बहादुर जो है पहला बंदा है जो कि सिख पॉलिटिकल लीडर बना। बंदा बहादुर ने सिख किंगडम एस्टैब्लिश किया। अब क्योंकि अभी तक तो रिलीजियस गुरुज चल रहे थे, अब जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुरू हो गए, तो किंगशिप और किंगडम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। सो बंदा बहादुर ने पहला सिख किंगडम एस्टैब्लिश किया। अब जैसे ही ये राजा बना, राजा बनते ही इसने कॉइन्स छपवाए। कॉइन्स किसके नाम पे छपवाए? गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी के नाम पे इसने कॉइन्स इश्यू करवाए। और जो स्टैम्प, मोहर, जो सील वगैरह होती है ना, तो वो सब भी इसने इश्यू करवाया ऑन द नेम ऑफ सिख्स। ठीक है। अब जो है सिख एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लगा। ठीक। सो ये 1 घंटे का पूरा वीडियो लेक्चर आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।
आपको पूरे के पूरे 10th गुरुस के बारे में, सिख गुरुस के बारे में मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने इनके कंटेम्प्रेरीज जो भी मुगल रूलर्स थे वो भी मैंने आपको बताए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सिखिज्म के उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के संग आप शेयर कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे, देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और क्योंकि मैं काफ़ी डीपली जाके पूरा सोच के, पूरा समझ के, पूरा कॉन्सेप्ट को देख के, पूरा चीज़ को तैयार करके यहाँ पे आप लोग के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। सो प्लीज़ इसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय।